हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यूज इसका जो आता है तो वो आप किस तरीके से डील कर सकते हो, राइट। तो पहले से भी आपने पढ़ा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो आपसे बनेगा। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पॉज कीजिए और आप खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली पहले आपसे बन जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि ये CSIR नेट जून 2015 का क्वेश्चन है। yx एक कंटिन्यूस फंक्शन है और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, राइट। जहाँ पे y0 आपका 0 है और fx जो है आपको वो इस तरीके से गिवन है। तो बोलता है कि y3/2 आपका क्या होगा। क्लियर। देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अच्छे से आप देखेंगे तो आपसे बहुत जल्दी ये बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो यहाँ पे जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है ये क्या है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका सिंपली एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आप क्लास 12 लेवल पे पढ़ते थे। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इसका फॉर्म क्या है? इसका फॉर्म आप देखेंगे तो क्या है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, राइट। यहाँ पे p क्या है तो आप देखोगे कि p के प्लेस में 2 है और q के प्लेस में क्या है, fx है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप बहुत जल्दी सोल्व करते थे। क्या करते थे आप? निकालते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होगा, क्या होता है, e⁻p dx। चलिए, तो p आपका 2 है, सो 2 dx, तो सिंपली आपका आ जाता है e⁻2x। ये आपको मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। अब आपको पूरा इसका जो है तरीका पता है कि आप क्या करते हो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप मल्टीप्लाई करते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड, ठीक है। और उसके बाद आप इंटीग्रेट करते हो, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करने से आपको क्या मिल जाता है, तो आपको मिल जाता है डायरेक्टली इधर आपका y आ जाता है इंटू IF आ जाता है, राइट। और इधर क्या है, इधर जो आपको पहले से fx दे रखा है उसमें आप IF से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है। देखिए, देखते हैं हम लोग क्या आता है हमारा आंसर। तो देखिए, यहाँ से आपका आ जाएगा दिस इम्प्लाइज y इंटू IF क्या आ गया, e⁻2x, देख पा रहे हैं। और इधर हमारा देखिए e⁻2x IF हो गया और fx dx ये हो गया, राइट। अब देखिए, अगर आप देखोगे ना तो fx आपको गिवन है कि जो fx का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के लिए ही 1 है, अदरवाइज वो क्या है, वो 0 है। तो अगर ये 0 होगा तब तो ये पूरा वैनिश कर जाएगा। तो बचने का एक ही कंडीशन है, क्या, जब हम इंटीग्रेट करें कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, तभी मेरा ये एग्जिस्ट करेगा। और उस केस में fx का वैल्यू क्या है, 1, तो हम लोग यहाँ पे 1 पुट अप कर देंगे, ठीक है। तब ये सिंपली e2x का इंटीग्रेशन है जो e2x/2 होता है, और इसका आप लिमिट डाल दोगे 0 से 1 तो आपको ये आ जाएगा सिंपली e⁻2 माइनस e⁻01 होता है तो e⁻2 माइनस 1/2, करेक्ट है। ओके। तो अब देखिए, अब आपका आंसर आ चुका, y क्या आ गया, अगर मैं लिखूँ इधर तो आपका y आ चुका है e⁻2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई e⁻2x, करेक्ट ही आया है, ठीक है। अच्छा, तो आपको बोलता है y3/2 निकालो भाई। तो y3/2 अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, e⁻2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई e⁻3 हो जाएगा। जब हम x के प्लेस पे डाल देंगे क्या, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1/2, ये 2 मिसिंग रह गया, 2 को भी लिख दीजिए 2, ठीक है। चलिए, तो x के प्लेस में 3/2 डालेंगे तो 2e⁻3 आ जाता है, ठीक है। अब आंसर तो ये आ गया, बट आपको हाइपरबोलिक फॉर्म में दिया हुआ है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे हाइपरबोला वाला सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा, करेक्ट है। जैसे देखिए, पहले मैं थोड़ा सा ऊपर में थोड़ा सा कुछ चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैं देखिए ऐसे लिख सकता हूँ इसको, e⁻1 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं अगर अलग करूँगा तो क्या बचेगा, तो देखिए 1 बचेगा e का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये एक फेमस जो है रिजल्ट है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ही आप इसको करोगे ना तो 1/e, फिर आप एलसीएम लोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, हम लोग ये पढ़ के रखे हैं कि ex होता है आपका, यहाँ पे मैं इसको अलग से बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद कर लीजिएगा। ex होता है cos हाइपरबोला x प्लस साइन हाइपरबोला x, राइट, ठीक है। तो अगर मैं e⁻1 निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos हाइपरबोला 1 प्लस साइन हाइपरबोला 1, करेक्ट है। और e का पावर अगर मैं निकाल लूँ -1 तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोला 1 और साइन माइनस लगेगा तो माइनस हो जाएगा, तो साइन हाइपरबोला 1, करेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे आपको जो निकालना है वो आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, क्या, जैसे e⁻1/2 ये मैं निकाल दूँ, तो इन दोनों का मैं अगर माइनस करता हूँ तो डेफिनेटली मेरा cos हाइपरबोला
कट हो जाएगा और बचेगा क्या, बचेगा आपको साइन हाइपरबोला 1, ठीक है, 2 पीस, नीचे भी 2 है तो 2 2 कट जाएगा। तो यानी ई इसका रिजल्ट ये होता है, याद कर लीजिए आप, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसी तरीके से कहीं कहीं पे आपको यूज़ पड़ेगा, इसको भी मैं बता देता हूँ कि अगर दोनों को आप ऐड कर देंगे, ठीक है, बाई 2, तो आपको क्या होगा, तो ऐड करने से साइन हाइपरबोला कटेगा तो आपको आएगा कॉस हाइपरबोला 1। तो ये दोनों एक रिजल्ट है, आपको याद रहना चाहिए कि इसको हम लोग बोलते हैं साइन हाइपरबोला 1 और प्लस में रहेगा तो बोलेंगे कॉस हाइपरबोला 1। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, साइन हाइपरबोला 1 डिवाइडेड बाई ई का पावर 2, करेक्ट है, ठीक है। अब जो ऑप्शन है उसको आप जा करके देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे हिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बड़ा बड़ा कि ये जो सी नंबर ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत जल्दी एग्जाम में कर पाएंगे आप इस तरह का क्वेश्चन को, थोड़ा सा आपको पेशेंस और हिम्मत रखना पड़ेगा। ये नहीं कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख करके डर जाना भाई, ठीक है। तो डरना नहीं है, बनाइए आराम से, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म देखिए, फंक्शन वगैरह देखिए, आराम से कीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट। क्या कह रहा है ये कि सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इधर 0 है तब तो बहुत जल्दी हो जाता है, ये आपके लिए काफ़ी जो है अच्छा क्वेश्चन है कह लीजिए। और आप देखेंगे ना तो ये क्या है, ये आपको याद आता होगा कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्म है और बहुत ही फेमस फॉर्म है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। कॉशी आइलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कॉशी आइलर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये बहुत ही जल्दी बनता है, ठीक है। इसका ट्रिक भी आपको पता है, क्या ट्रिक है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्स को हम लोग ईजेड ले लेते हैं, या बोलिए तो जेड को हम लोग क्या ले लेते हैं, लॉग एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एक ही चीज़ है, एक्स इक्वल टू अगर ईजेड होगा तो जेड इक्वल टू लॉग एक्स होगा। और इसको करते ही क्या होता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बहुत शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। किस तरीके से, तो ये आपका चेंज कर जाएगा डी इंटू डी माइनस 1 वाई माइनस ये आपका आ जाएगा डी वाई और माइनस 3y इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट ये आ जाएगा, करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे जो d होता है वो क्या होता है, वो d बाई डी जेड होता है, चूँकि हम लोगों ने x को एज ए फंक्शन ऑफ z लिया हुआ है, राइट। अब देखिए यहाँ से आप अगर y को कॉमन लेंगे तो आपका डी स्क्वायर माइनस डी एंड माइनस 3 ये आपको आ जाता है, करेक्ट है जी, ओके। अच्छा, तो यहाँ से y मेरा कॉमन हो गया इक्वल टू 0। अब आप देखोगे ना तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इज इक्वल टू, ये आ गया एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। जो कि आपका हो गया m माइनस 3 m प्लस 1 इक्वल टू 0, क्लियर है। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि m का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है -1 या तो 3। अगर -1 और 3 वैल्यू आता है तो सिंपली इसका जो CF होगा वो क्या आ जाएगा, तो जो CF होगा वो देखिए आ जाएगा आपका, ठीक है। यहीं पे मैं कर देता हूँ, चले। इसका CF सिर्फ आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका आ जाएगा C1 e का पावर माइनस जेड प्लस C2 e का पावर 3z, यही आएगा, ठीक है। ये पूरा आपने पढ़ा हुआ है होमोजेनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। अब देखिए Ez क्या है, तो Ez आपका x है, ठीक है। तो e का पावर माइनस जेड क्या हो जाएगा, तो ये 1/x हो जाएगा, प्लस C2 e का पावर 3z क्या हो जाएगा, तो ये आपका x³ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कॉशी आइलर होमोजेनियस इक्वेशन। 1 या 2 क्वेश्चन तो हमेशा आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बहुत इजी होता है, पूरा मैंने इसका लेक्चर भी दिया हुआ है, पूरा इसके कॉन्सेप्ट का विद द सोल्विंग क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वो सब देख लो, तो इस तरह का आपको MCQs में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम लोग इसके बाद कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपको बहुत सिंपल चीज़ पूछा है, क्या पूछा है, पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, सिर्फ आपसे ये पूछा है। अगर आप देखें तो अगेन ये क्या है, ये आपके पास में जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो आप कोएफिशिएंट देख रहे हो वो क्या है, वो आपका कांस्टेंट है ना, कुछ आगे में है नहीं वेरिएबल, ठीक है। तो अब देखिए चूँकि ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो हम लोग इसको सिंपली कैसे करेंगे, जैसे अगर मैं d बाई डी जेड को मैं अगर सिंपली d लिखूं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी माइनस 1 वाई प्लस डी वाई प्लस वाई, राइट।
ये चूँकि मेरे को लेना है पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो इधर भी मैं ले लेता हूँ। इधर क्या है, इधर आपका है 4 cos z। तो यहाँ पे जो d होगा वो क्या होगा, वो d/dz होगा, राइट। ओके, अब देखिए यहाँ पे y को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इस तरीके से लेंगे हम लोग, ठीक है, d² माइनस d प्लस d एंड प्लस 1 y इज इक्वल टू 4 cos z, ये आ जाता है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ से आपका d कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका सिंपली आता है d² प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 cos z, राइट। तो आपसे सिर्फ पूछा है पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो मैं इसी के लिए बात करूँगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, ये आपका हो जाएगा 4 cos z, यहीं से हम लोग ले लेंगे 4 cos z डिवाइडेड बाई d² प्लस 1, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है, जो नियम है वो ये है कि अगर cos az है तो हम लोग क्या करते हैं, d² को रिप्लेस करते हैं -a² से। ये पूरा मैंने आपको होमोजीनियस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में पढ़ा दिया है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो a है वो 1 है, ठीक है, यहाँ पे a क्या है, a आपका 1 है। तो अगर आप d² को -1 से रिप्लेस करते हो तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 4 को बाहर कर लीजिए, एक z भी बाहर हो जाएगा, नीचे वाला आपका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा d के रिस्पेक्ट में, सो इट इज़ 2d। अब बचेगा क्या, cos z, राइट। 2 से 2 को कैंसिल करते हैं तो 2z आ गया। 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, सो cos z का इंटीग्रेशन करेंगे, जो आपका क्या आ जाएगा, sin z। तो 2z sin z ये आपका रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इस तरीके से बनाना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। ये भी जैसे मैंने आपको बताया, सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया ये CSIR नेट में आए हुए क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप अच्छे से कुछ MCQs को सोल्व करके जाओगे, आपको डेफिनेटली एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप एग्ज़ाम को तैयारी करके दीजिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, रेगुलर कोर्स को बाई करना चाहते हो, PGT के लिए, CSIR नेट के लिए, गेट के लिए, तो एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डेफिनेटली कोर्स को बाई कीजिए, बहुत जेन्युइन रेट में है, पढ़ के दीजिए। मैं आपको बोलूँगा डेफिनेटली क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता है, आपसे एग्ज़ाम में अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।